हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी विषय को पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसका हमने टारगेट रखा है 90+% का, 90+% का। ठीक है, यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, तो हमारी क्लासेस से जरूर जुड़ें। अब हम क्लास का टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 10 बजे हमारी साइंस की क्लास होती है, जिसमें साइंस का कंप्लीट सिलेबस तो हो चुका है और इसमें अब प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप हमारी 10 बजे वाली क्लास को ज़रूर देखें। सुबह 11 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। शाम को 4 बजे हमारी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास होती है। यह हमारा पेपर 1 है, यह हमारा पेपर 1 या ईडीओ 1 है। और नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 5 बजे, ये है हमारी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है और इसमें क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है प्रैक्टिस। तो इस क्लास से आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इन क्लासेस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इन क्लासेस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये 50 मार्क्स की हैं, ये 50 मार्क्स की क्लासेस है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो आप इन क्लास को ज़रूर देखें। और नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 6 बजे, ये हमारी हिंदी की क्लास है, जो हम डेली पढ़ते हैं हिंदी। इस पर भी हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास है, लास्ट क्लास हमारी शाम को 9 बजे, ये हमारी मैथ की क्लास होती है। इसमें सर ने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है और अब इसमें सर प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, यह यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप ज़रूर जुड़ें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लास के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास देखते हैं। ठीक है, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जिसका नाम है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग व काल को पहचानना। हमारा चैप्टर आज हमारा 7 है और इसका हमारा आज क्या है, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। नेक्स्ट क्लास में हमने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ा, आज हम विशेषण और क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आप देख सकते हैं, बीटीसी 2016 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, विशेषण के अर्थ और उसके भेद को समझाइए। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। विशेषण, अब हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण है, दोष है, संख्या है, परिणाम है, इन सबको बताने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बड़ा है, काला, लंबा, दयालु, ये सभी क्या है, ये हमारे विशेषण शब्द हैं। ये हमारे विशेषण शब्द हैं। ठीक है, विशेषण शब्द हैं। क्या होता है, डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं, किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, जैसे उनका गुण है, दोष है, संख्या है, परिणाम है, इन सभी की विशेषता बताएं, तो ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द विशेषण। डेफिनेशन एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम, किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे किसान परिश्रमी है, इसमें क्या है, किसान जो है वो हमारा एक संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा शब्द है, और इसमें किसान की विशेषता को बताया जा रहा है कि किसान क्या है, किसान जो है वो परिश्रमी है। ठीक है, परिश्रमी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा, वह सुंदर है, वह सुंदर है। सर्वनाम में मैंने आपको पढ़ाया था, सर्वनाम में
मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे यह है, वह है, ये, वे, हम, तुम, ये सभी मैंने क्या बताए थे? ये सभी मैंने आपको सर्वनाम बताए थे। तो आप इसकी पहचान तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड है हमारा, वह सुंदर है, तुम होशियार हो। तो इन सब उदाहरण में सर्वनाम की विशेषता को बताया गया है। क्या किया गया है? सर्वनाम की विशेषता को बताया गया है कि वह सुंदर है, तुम होशियार हो, किसान जो है वो परिश्रमी है। किसान की यह विशेषता बताई गई है कि वह परिश्रमी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्राविशेषण। प्राविशेषण प्राविशेषण क्या होते हैं, इनकी अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राविशेषण वे होते हैं जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बताएं। जो शब्द विशेषण से पहले आकर विशेषण की किसकी विशेषण की भी विशेषता बताएं, प्राविशेषण कहलाते हैं। ऊपर हमने विशेषण पढ़ा था। विशेषण क्या होते हैं? जैसे वह सुंदर है, सुशील है, ठीक है, होशियार है, परिश्रमी है। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे विशेषण शब्द हैं। और इनकी भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा बहुत नटखट है। इसमें बच्चा नटखट तो है, ठीक है, इसमें बच्चा नटखट है। ये क्या हो गया? ये हो गया इसकी विशेषता। बच्चा कैसा है? बच्चा नटखट है, इसकी विशेषता हो गई। और विशेषता की भी विशेषता बताई, यानी कि बहुत, कितना? बहुत नटखट है। तो इसमें क्या हुआ? विशेषण की विशेषता बताई गई है। तो इन्हीं को हम प्राविशेषण कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, वह अत्यंत सुंदर है। इसमें सुंदर की विशेषता को बताया गया है। अगला है, तुम काफ़ी कमज़ोर हो। इसमें काफ़ी है, इसमें बहुत है, अत्यंत है, कमज़ोर है, काफ़ी है, ज़्यादा है, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे प्राविशेषण शब्द कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेष्य। विशेषण को समझने से पहले हमें विशेषण को अच्छे से समझने के लिए प्राविशेषण को और विशेष्य, ठीक है, विशेष्य और विशेषक को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर इन सबको आप जान लें तो आप विशेषण को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि विशेष्य क्या कहलाते हैं, प्राविशेषण की डेफिनेशन बताएं, या विशेषक क्या होते हैं। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेष्य। अब हम विशेष्य की डेफिनेशन देख लेते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, तो संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है जिसके बारे में बात हो। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था कि किसान परिश्रमी है, ठीक है। इसमें किसकी विशेषता बताई गई है? तो इसमें किसान की विशेषता को बताया गया है कि किसान परिश्रमी है। तो इसमें किसान क्या हो गया? किसान हमारा संज्ञा या सर्वनाम शब्द हो गया। तो इसमें विशेष क्या बताया गया है? डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं कि जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो संज्ञा और सर्वनाम को ही, यानी कि किसान को ही, किसान क्या है हमारा? संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, इसी को ही विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, जितना मैंने आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि विशेष्य क्या होते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम को ही विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मोहन अत्यधिक शक्तिशाली है।
इसमें इस एग्जाम्पल में क्या है, मोहन अत्यधिक शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। ठीक है, मोहन अत्यधिक शक्तिशाली है। तो इसमें मोहन क्या है हमारा, मोहन विशेष्य कहलाता है, मोहन विशेष्य कहलाता है। यानी कि मोहन हमारा क्या हो गया, मोहन संज्ञा या सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, संज्ञा या सर्वनाम। इसमें अत्यधिक जो है वो हमारा प्राविशेषण है, वो हमारा प्राविशेषण है। क्या है, प्राविशेषण है। इसी प्रकार से शक्तिशाली क्या है, शक्तिशाली ये है हमारी विशेषता। यानी कि मोहन की विशेषता को बताया गया है। मोहन की विशेषता क्या बताई गई है कि मोहन जो है वो शक्तिशाली है। क्या है, शक्तिशाली है। तो ये हमारा शक्तिशाली विशेषण हो गया। और अत्यधिक शक्तिशाली है तो इसमें विशेषण की भी विशेषता को बता दिया गया, तो ये हमारा प्रविशेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि मोहन, ये हमारा प्रविशेषण कहलाता है। नेक्स्ट उदाहरण है कि तुम बहुत शरारती हो, तुम बहुत शरारती हो। तुम इसमें संज्ञा या सर्वनाम हो गया। ठीक है, तुम इसमें संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तुम क्या है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि तुम बहुत शरारती हो, तुम बहुत शरारती हो। इसमें तुम विशेष्य कहलाता है, इसमें तुम विशेष्य कहलाता है। बहुत प्रविशेषण कहलाता है, बहुत प्रविशेषण कहलाता है। और शरारती इसमें तुम की विशेषता को बताया गया है। शरारती क्या है, इसमें विशेषण है। क्या है, विशेषण है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेषक। नेक्स्ट है हमारा विशेषक। विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विशेषण को और किस नाम से जाना जाता है, विशेषण को और किस नाम से जाना जाता है। तो विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशेषक कहा जाता है। विशेषण को ही विशेषक कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारे विशेषण का वर्गीकरण। अब हम विशेषण का वर्गीकरण देख लेते हैं। अब हम विशेषण का वर्गीकरण देख लेते हैं। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संरचना और प्रयोग के आधार पर या फिर विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो आप इसमें 4 को टिक लगाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब हम इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। क्लास को लाइक भी कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। क्लास से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जिससे हमें भी एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा। आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा ना, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा बेहतरीन पढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुणवाचक विशेषण की आप डेफिनेशन तो समझ गए हों कि जिनमें संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध होता है, जिनमें संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। बच्चा ईमानदार है, बच्चा ईमानदार है। इसमें ईमानदार जो है उसकी विशेषता यानी कि गुण को बताया गया है। किसको बताया गया है, कि गुण को बताया गया है कि बच्चा क्या है, ईमानदार है। इसी प्रकार से बेईमान यानी कि उसका अवगुण। ठीक है, ये अवगुण हो गया या बुराई हो गई। ठीक है, ये अवगुण या बुराई हो गई कि वह बेईमान है। थर्ड में हमारा कार सफ़ेद है,
मोहन बूढ़ा है, घर पुराना है, आम मीठा है। इसमें क्या हुआ है, इसमें इनके गुणों की व्याख्या की गई है। इनमें गुणों का बोध किया गया है कि बच्चा जो है वो ईमानदार है, वह बेईमान है, कार सफ़ेद है। क्या बताया, गुणों को बताया गया है। कार की क्या विशेषता है कि वह, कार का क्या गुण है, इसमें बताया गया है कि कार का गुण जो है वो सफ़ेद कलर की है। मोहन क्या है, बूढ़ा है, घर पुराना है, आम मीठा है। तो आम का गुण बताया गया है कि आम है मीठा। ठीक है, आम मीठा है। इसमें मीठा जो है वो हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित वाचक संज्ञा की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि बे विशेषण, बे संख्यावाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, घर में 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। तो ये हमारा निश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, निश्चित वाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा निश्चित वाचक विशेषण कहलाएगा कि निश्चित संख्या का बोध कराए, जिसमें घर में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। मुख्यतः 5 सदस्य, यानी कि निश्चित है कि इस घर में 5 सदस्य उपस्थित हैं। ठीक है, 5 सदस्य हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, यानी कि जो संख्या है उसका पूरी तरीके से हमें समझ में ना आए। जैसे बीसीओ, वहाँ बीसीओ आदमी थे, दसियों, ठीक है, लाखों लोगों की वहाँ भीड़ लगी थी। तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, घर में 5 सदस्य हैं। घर में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। तो इसमें निश्चय है, इसमें निश्चित ही है कि इसमें मुख्यतः कितने सदस्य हैं, 5 ही सदस्य हैं। ना कम है ना ज़्यादा है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कक्षा में बीसीओ छात्र हैं। कक्षा में बीसीओ छात्र हैं, तो इसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, ये अनिश्चित वाचक है, या ये क्या है, अनिश्चित वाचक है। इसी प्रकार से कक्षा में बहुत छात्र हैं, आज कुछ बच्चे गायब हैं। कुछ, जिसमें कुछ का, थोड़ा का, इसका बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें ये तीनों जो हो गए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, और ऊपर वाला ये हमारा निश्चित वाचक होगा। क्या होगा, निश्चित वाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें परिमाण का बोध होता है, जिसमें परिमाण या नापतोल मात्रा का बोध होता है। इसकी डेफिनेशन, परिमाणवाचक विशेषण, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा का बोध कराए, किसका, मात्रा का बोध कराए, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, उसने बाजार से 2 किलो चीनी खरीदी। उसने बाजार से 2 किलो चीनी खरीदी। तो इसको हम तोल सकते हैं। ठीक है, जिसको तोल सकते हैं या माप सकते हैं, जिसको तोल माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे हम नाप तोल नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि मोहन ने बहुत पानी पिया, कितना पिया उसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, नाप भी नहीं सकते, तोल भी नहीं सकते। तो मोहन ने बहुत पानी पिया, वह कपड़ा बहुत मीटर लंबा था। बहुत मीटर, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। या फिर 2 मीटर लंबा होता
तो इसको हम कह सकते थे कि ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है हमारा सार्वनामिक विशेषण। जब यह वह और कोई के साथ संबंधित संज्ञा का बोध होता है। जब यह वह और कोई के साथ संबंधित संज्ञा का प्रयोग किया जाए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण मुख्यतः वो होते हैं जिनमें सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा का प्रयोग किया जाए। उसकी पहचान मुख्यतः यही होती है। सार्वनामिक विशेषण की मेन पहचान यही होती है कि जब सर्वनाम के बाद तुरंत संज्ञा शब्द आए तो ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए यह किताब मेरी है, या इस उदाहरण में यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। इसमें यह जो है वो सर्वनाम शब्द है। इसमें यह सर्वनाम शब्द है और किताब संज्ञा शब्द है। तो मैंने आपको अभी पहचान बताई है कि जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाए तो ऐसे शब्दों को, ठीक है, जब सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आ जाए और उनकी विशेषता बताई जाए तो ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है वह घर मेरा है। वह घर मेरा है या तुम्हारा है। वह घर तुम्हारा है। तो इसमें वह क्या है, हमारा सर्वनाम शब्द है और घर संज्ञा शब्द है। उसमें क्या बताया गया है कि वह घर तुम्हारा है। तो ये इसमें सार्वनामिक विशेषण निहित है। नेक्स्ट उदाहरण है ये हथियार मेरे हैं। ये हथियार मेरे हैं। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप से कोई क्वेश्चन बनता है और आपको सार्वनामिक विशेषण की डेफिनेशन नहीं पता है तो आप उसकी पहचान को याद रखें कि जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए, ठीक है, जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आकर उसकी विशेषता बताई जाए तो वह हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये कितना इम्पोर्टेंट है। 16 में आया है, 17 में आया है और 18 में भी आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्रिया विशेषण एग्जाम में हर बार आया हुआ है, तो ये आप जरूर देखें, इसको आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखते हुए 2 उदाहरण दीजिए। अब हम क्रिया विशेषण का आंसर देख लेते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा को देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका नाम ही है क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। इसमें दौड़ता क्या है? यह क्रिया है। इसमें क्रिया की विशेषता तेज बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? तेज बताई जा रही है। तो इसमें क्या है कि ये वो शब्द हैं जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है, तो इसमें दौड़ने की विशेषता बताई गई है कि वह तेज दौड़ता है। इसी प्रकार से दूसरा है पिताजी घूमने जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? घूमने, यानी कि घूमना क्या है? ये हमारा क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट उदाहरण है थोड़ा अभ्यास कीजिए। इसमें थोड़ा क्रिया विशेषण शब्द है।
शब्द है। ठीक है, आप क्रिया विशेषण की डेफिनेशन और उसके उदाहरण को जान लिए होंगे। अब हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ेंगे। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण, इसमें काल यानी कि समय, यह क्या है? यह समय संबंधित है। इसी प्रकार से स्थानवाचक, ठीक है। तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप एग्जाम में बता सकते हैं कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इन्हें विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन और इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। इसमें अभी क्या है? इसमें काल यानी कि समय का बोध करा रहा है। किसका? काल यानी कि समय का बोध करा रहा है। फिर कभी चलेंगे, फिर कभी चलेंगे। इसी प्रकार से तीसरा है पानी निरंतर बहता रहता है। कैसे बहता रहता है? निरंतर। इसमें निरंतर क्या है? इसमें काल का बोध करा रहे हैं। आगे देखते हैं। इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़ने पर इनमें अभी, फिर भी, निरंतर शब्दों का क्रिया के काल यानी कि समय का पता लग रहा है। अतः वे कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि इनमें क्या है? एग्जाम्पल है मैं अभी आ रहा हूँ, इनमें अभी है, ठीक है, फिर कभी या निरंतर। तो इनमें अभी, फिर कभी, निरंतर शब्दों द्वारा क्रिया के काल यानी कि समय का पता लग जाता है। अतः वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम क्रिया विशेषण की डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा, जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो। जिस क्रिया विशेषण से किसी कार्य को होने का समय ज्ञात हो, कोई कार्य अगर किया गया है तो उसके समय का ज्ञात हो, तो क्या कहलाता है? यह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या होती है? उसमें समय का क्या होता है? समय ज्ञात होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इनमें प्रमुख रूप से ये शब्द, जिसमें यदा कदा, जब तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, पश्चात, तदपरंत, कल, कई बार, अभी, फिर भी, ऐसे शब्द आए तो वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जिसमें क्या समय ज्ञात हो, जिसमें हमें समय का बोध हो, जैसे कि यदा कदा, वह अपने कार्य को यदा कदा करता है। ठीक है, वह अपने कार्य को यदा कदा करता है, वह हमेशा उस कार्य को करता है। तो इसमें क्या है? किसी समय का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? किसी समय का बोध हो रहा है। जैसे तत्काल है, निरंतर है, वह अपने कार्य को निरंतर करता है यानी कि उसको समय का बोध हो रहा है। शीघ्र है, पूर्व है, बाद है, ये सभी क्या है? ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्या हो? स्थान का बोध हो, जिसमें स्थान का बोध हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला है भीतर जाकर बैठिए। कहाँ? मतलब स्थान बताया गया है कि भीतर जाकर बैठिए। अगला है यहाँ से चले जाइए। यहाँ से चले जाइए, इसमें क्या हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है ना। ऐसे शब्द जिसमें स्थान का बोध हो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? इन उदाहरणों को ध्यान से पढ़ने पर इनमें भीतर, यहाँ या किधर द्वारा क्रिया के होने का स्थान का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? भीतर, ठीक है, भीतर है, बाहर है, ठीक है, यहाँ, वहाँ, इन सब से क्या हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है।
अतः वे शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। कौन से हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, क्या हो? क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, वहाँ स्थान क्रियावाचक विशेषण होता है। क्या होता है? एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन। जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, क्या हो? स्थान का बोध हो, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। आगे देखते हैं। इसमें संज्ञा प्रमुख रूप से ये शब्द प्रयोग में आते हैं। इसमें संज्ञा के प्रमुख रूप से ये शब्द प्रयोग में आते हैं, जैसे भीतर है, बाहर है, अंदर, यहाँ वहाँ, किधर इधर उधर, जहाँ वहाँ, दूर अन्यत्र, इस ओर उस ओर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे आदि शब्दों का प्रयोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण में किया जाता है। स्थानवाचक क्रिया में क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान का बोध होता है। क्रिया के स्थान का बोध होता है। क्या होता है? क्रिया के स्थान का बोध होता है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है हमारी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। थर्ड है हमारी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, वह अधिक बोलता है। थोड़ा थोड़ा यानी कि इसमें क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा। ठीक है, इस सब का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, यानी कि परिमाण, कुछ अमाउंट का, ठीक है, परिमाण का बोध हो रहा है। या वह अधिक बोलता है, यानी कि अधिक बोलता है, वह बहुत सारा बोलता है। इसमें क्या हो रहा है कि परिमाण का, जिसमें नाप तौल आए, ठीक है, जिसमें क्या हो? नाप तौल आए, उसको क्या कहेंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आगे देखते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर इनमें थोड़ा थोड़ा और अधिक शब्दों द्वारा क्रिया की परिभाषा नापतोल, क्या है? नापतोल या मापतोल कह सकते हैं। नापतोल या मापतोल, ठीक है, मापतोल बतलाया गया है। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया का परिमाण, क्या? जो शब्द क्रिया का परिमाण को बतलाते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या? जो शब्द परिमाण को बताते हैं, जो शब्द परिमाण को बताते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें वसुधा, इसमें किस प्रकार के शब्द आते हैं वो हम देख लेते हैं। इनमें बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, कम, न्यूनतम, प्रायः, ये सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। इनकी मुख्य रूप से पहचान यही होती है कि इनमें इस प्रकार के शब्द आते हैं। इनमें इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा है, अत्यंत है, पर्याप्त है, बूंद बूंद, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। वहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होती है, ठीक है, क्रिया विशेषण होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्या हो? जिसमें ऐसे शब्द आए जिनकी रिपीटेशन हो। क्या हो? रिपीटेशन हो, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति हो, जिनकी पुनरावृत्ति हो। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी पुनरावृत्ति हो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देख लेते हैं इसको। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। कैसे ढल रहा है? जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो ये क्या है? ये हमारा क्रिया विशेषण है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संभव है कि वह आए। संभव है कि वह आए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं धीरे धीरे चलिए। इनमें जल्दी जल्दी, संभव है, धीरे धीरे, ये सभी
रीतिवाचक, ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब हम आगे देखते हैं। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर इनमें जल्दी जल्दी या संभव है और धीरे धीरे जैसे शब्दों का क्या दोहरावर्ती यानी कि पुनरावर्ती क्रिया होने की रीति का बोध होता है। क्या होता है? ये बार बार यूज हो रही है, इनका बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो होने की रीति का बोध कराया जाता है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो। क्या हो? जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न यानी कि खत्म होने की, उसको पूर्ण होने की रीति का बोध हो। किसका? रीति का बोध हो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इनमें बहुधा ये शब्द आते हैं। इनमें बहुधा ये शब्द आते हैं जैसे अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़। मतलब ये क्या होता है? इन शब्दों में पुनरावृत्ति होती है। पहली पहचान तो यही होती है कि इनमें पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? इनमें पुनरावृत्ति होती है। और इनमें ऐसे शब्द आते हैं जिसमें रीति का बोध हो, जिसमें रीति का बोध हो। इनमें ऐसे शब्द आते हैं जिनमें रीति का बोध हो, जिनमें रीति का बोध हो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम इनमें और भी शब्द देख लेते हैं जैसे अचानक है, सहसा है, झटपट, एकाएक, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, ठीक, सचमुच, आवश्यक, वास्तव में। इस प्रकार के शब्द आए जैसे अतएव है, किस लिए, क्योंकि, नहीं ना, ऐसे शब्द आए वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये था हमारा डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी का चैप्टर 7। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण व विशेषण। ठीक है, जिसमें हमने संज्ञा सर्वनाम पहले पढ़ा था। उसके बाद आज हमने विशेषण और क्रिया विशेषण को, ठीक है, आज हमने विशेषण और क्रिया विशेषण को पढ़ा। ठीक है, अगली क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी क्लासेस से जरूर जुड़े रहें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया करें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दिया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप फीडबैक जरूर दिया करें क्लास के बारे में। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।